जो चीज़ हमें पढ़नी है आर्टिकल 12, ठीक है। पार्ट 4 जब चालू होगा तो वहां पर भी जो सबसे पहला आर्टिकल आएगा वो राज्य की बात करेगा, ठीक है, राज्य को परिभाषित करेगा। और ये राज्य की परिभाषा पार्ट 4 के लिए होगी। उसी प्रकार जो ये राज्य की परिभाषा है, किस चीज की परिभाषा है यहाँ, राज्य की परिभाषा है, ठीक है, स्टेट की परिभाषा है। नाउ ये स्टेट की परिभाषा पार्ट 3 के लिए है। तो अभी तो मैंने बोला था कि आर्टिकल शेड्यूल 1 में राज्य संघ क्षेत्र होता है, देखो वो क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ राज्य की परिभाषा क्षेत्र के लिए नहीं लागू हो रही है, तो किस चीज के लिए लागू हो रही है, ठीक है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। अगर इसने हमारे फंडामेंटल राइट का हनन किया, फॉर एग्जांपल मान लो इसने हमारी शिक्षा के हमारी सरकारी नौकरी लगी थी, नहीं छोड़ो, हमें सड़क से उठाया और बिना किसी काम का पकड़ पकड़ के गोली मारने लगे, ठीक है, फांसी पे लटकाने लगे, तो हमारे जीवन के अधिकार को क्या करने लगे, हनन करने लगे। तो हम किसके विरुद्ध केस करेंगे, कौन लायबल होगा। अगर एक्स और वाई में लड़ाई हुई, वाई ने एक्स को गोली मारी, ठीक है, एक्स को चोट लगी, तो एक्स के विरुद्ध कौन लायबल होगा, एक्स किसके खिलाफ केस लाएगा, वाई के खिलाफ, ठीक है, क्रिमिनल केस होता है वो। बट चूंकि हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं तो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करना किसका कर्तव्य है, कोई तो होगा जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता होगा। और अगर वो व्यक्ति अधिकारों की रक्षा में कुछ प्रॉब्लम करता है या हमारे अधिकारों को छीनता है, तो वो क्या कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसके खिलाफ केस लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ राज्य एक व्यक्ति के रूप में है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमें हुई प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा, ठीक है, जिसके खिलाफ हम केस ला सकते हैं अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इत्यादि, ठीक है। यहाँ राज्य से मतलब कोई स्टेट यूपी से या बिहार से नहीं है, यहाँ राज्य से मतलब एक ऐसी अथॉरिटी से जिसका काम था हमारे फंडामेंटल राइट या हमारे राइट्स का सुरक्षा करना, बट उस अथॉरिटी ने उस चीज़ को नहीं किया या उसमें फेल हो गई या उसका उल्लंघन किया, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अथॉरिटी के कई सारे नाम दिए हुए हैं, चलो देखते हैं, ओके। तो यहाँ देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सीरीज पे चलेंगे, वहां पे मैंने ये ऐड किया हुआ है, भाग 3 फंडामेंटल राइट, चलो ओके। क्या हो रहा है भैया, ठीक है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अगर इसी भाग में मतलब इसी भाग मतलब पार्ट 3 में जो आर्टिकल दिए हुए हैं, पार्ट 3 में कौन कौन से आर्टिकल दिए हुए हैं, सो आई थिंक आर्टिकल 35 या 36 तक है, 34 तक है, तभी मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा, ठीक है, ओके। तो जितने भी आर्टिकल दिए हुए, ठीक है, इस भाग में जब तक अन्यथा संदर्भित ना हो, मतलब जब तक अन्यथा परिभाषित ना किया गया हो राज्य को, ठीक है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, भारत की सरकार आएगी। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, संसद आएगी, ओके। तो ये सब तो हम रट सकते हैं, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, इन सब के खिलाफ बात कब लाया जा सकता है हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार आएगी, हर स्टेट एवरी स्टेट गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, विधानमंडल आएगी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आई तो उसके साथ पार्लियामेंट भी आएगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू हमारे लिए लॉ बना रही है, और अगर ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट के थ्रू बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वायलेशन करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लागू करवाने। स्टेट गवर्नमेंट है तो भाई राज्य विधानमंडल आएगा, है ना, राज्य विधानमंडल आएगा, क्योंकि राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के थ्रू कानून बनाती है, तो इतना तो हम रट लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, ये भी ठीक था।
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर तथा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी। तो ये जो है स्थानीय प्राधिकारी भी, अगला कौन सा है, देखो 4 हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद, हर राज्य सरकार, और हर राज्य सरकार का विधानमंडल। इतना तो समझ में आया। 5वां स्थानीय प्राधिकरण भी समझ में आया। क्यों स्थानीय प्राधिकरण मतलब जैसे नगर पालिका वगैरह हो गई, ये सब एक्सप्लेन है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे में जो आएगा कि आर्टिकल 12 में राज्य जो है उससे क्या संदर्भित है, तो ये तो तुम लिख दोगे, और 6वां लिख दोगे एक अन्य प्राधिकरण, ठीक है, अन्य प्राधिकरण, ये भी हो गया 6वां। ये तुमसे पूछेगा अन्य प्राधिकारी, सॉरी प्राधिकरण नहीं प्राधिकारी, ठीक है। अन्य प्राधिकारी को एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसको क्लियरली परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी मतलब लोकल अथॉरिटी। और लोकल अथॉरिटी कैसी होती है, पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, ये सब लोकल अथॉरिटी हो गई, ठीक है। देख के लग रहा है कि ये सब गवर्नमेंट के लिए काम करती है, सरकारी रूप से काम करती है, बट अदर अथॉरिटी में क्या क्या आएगा। सो ये रहा नोट्स जो मैंने बनाया हुआ है, कहीं से तो मैंने बनाया है, ठीक है। पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, और आजकल मेरे पास समझ लो हम हाफ डे मेरा हॉस्पिटल में ही रहता है, ठीक है। चलो फिर से वही टोना नहीं रोएंगे हम, क्योंकि हम ऑलरेडी रोते रहते हैं, ठीक है। चलो आर्टिकल 12 हमने देख लिया। तो क्वेश्चन आएगा राज्य से आप क्या समझते हैं, अन्य प्राधिकारी को परिभाषित कीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। मोस्टली मैंने समझाया हुआ, जो नहीं समझाया वो बताएंगे। कहाँ देखा था हमने इसको, भाग 3 में, ठीक है। भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट को मनमाने कार्यों से बचाव के लिए प्रदान करता है, ठीक है। इन अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक है कि स्पष्ट रूप हो कि राज्य किसे कहा जाए, कि जब हमें पता होगा कि राज्य कौन है, तभी हमारे अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम वहां जाएंगे या उसके विरुद्ध जाकर अपने अधिकारों को लागू करवा सकेंगे। चलो, तो फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। पार्ट 3 का राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 से आती है, ठीक है। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी है उसे पार्ट 3 में लागू होगी और कहीं लागू नहीं होगी, ठीक। चलो, अनुच्छेद 12 का मूल पाठ ये रहा। अब इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने बेयर एक्ट में पढ़ा था, ठीक है। एक सेकंड, पढ़ा था ना, भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकरण, ठीक है। हमको लगा था प्राधिकारी और प्राधिकरण लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। प्राधिकारी एक व्यक्ति हो जाएगा। महत्व क्या है आर्टिकल 12 का, ठीक है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का दायरा निर्धारित करता है, ठीक है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट लागू करवाना है तो कैसे लागू करा जाएगा, इसका दायरा निर्धारित करता है। भाग 3 मुख्यतः राज्य और उसके एजेंडों पर लागू होता है, ठीक है। ये पहला हो गया महत्व। नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा, ठीक है। दोबारा अभी जब नीचे का पढ़ाएंगे वहां समझ में आएगा, फिर तुम लोग रिवीजन कर लेना, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ऊपर क्यों आ गया था महत्व, इसको नीचे होना चाहिए था, ठीक है। नागरिकों को मनमाने सरकारी कार्यों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर सरकारी कार्य मनमाना कुछ हो रहा है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो हम उस व्यक्ति के विरुद्ध, जो सरकारी व्यक्ति है, हमारे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए वाद ला सकते हैं और सरकार को हर्जाना देना पड़ेगा। तो सरकार सोच समझ के कार्य करेगी ना, मनमाने तरीके से कार्य नहीं करेगी। जवाबदेही का दायरा बढ़ाता है। इन संस्थाओं पर भी उन संस्थाओं पर भी लागू जो राज्य के नियंत्रण में कार्य करती हैं। वृहद अधिकार है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम राज्य के विरुद्ध आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, राज्य के घटक कौन कौन राज्य होगा, तो भारत सरकार और संसद। भारत सरकार भारत सरकार कौन होगी, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, मंत्री, सरकारी विभाग एवं विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, यही संसद है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, वो तो संसद हो गई, ये संसद हो गई। कार्यपालिका, विधायिका कौन, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है।
ये सरकार होगी, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ठीक है। राज्य सरकार और विधानमंडल में, तो ये विधानमंडल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल महाराष्ट्र सरकार, केरल विधानसभा, ओके। स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण भी परिभाषित है जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 1897 की धारा 331 में। आप देखो 1897 बहुत पहले का एक्ट है, संविधान के बनने के बहुत पहले का। इसीलिए जब पहली क्लास लिए थे तो हम लोग क्या किए थे, 1856 से लेकर 1947 तक का संविधान का डेवलपमेंट देखे थे, बट मैंने वो क्लास अपलोड ही नहीं की, ओके, है ना। तो वहां पर स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया। स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है नगर पालिका समिति, जिला बोर्ड, पोर्ट कमिश्नर मंडल या अन्य प्राधिकरण जिसे सरकार द्वारा, ये याद रखना, जिसे सरकार द्वारा किसी नगर पालिका या स्थानीय निधि के प्रबंधन का कानूनी अधिकार सौंपा गया है, ओके। तो स्थानीय प्राधिकारी कौन है, जिन्हें सरकार द्वारा कुछ कानूनी अधिकार सौंपा गया है किसी स्थानीय निधि के प्रबंधन का या नगर पालिका के प्रबंधन का, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्थानीय प्राधिकरण वो व्यक्ति होगा जिसे सरकार स्थापित करती है और कुछ क्या करती है, लीगल राइट देती है, ठीक है। देखो अगर किसी व्यक्ति के पास लीगल राइट नहीं है, ठीक है, जनता के लिए कानून बनाने का, तो वो जनता के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन अगर करता है, कर ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर करता है तो हम उसके विरुद्ध कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका है, नगर पालिका ने कानून बना दिया कि सब जितने लोगों के घर के सामने नाली गई है, ठीक है, वो अपनी नालियां ढक के रखेंगे, ओके। अब ये कानून संसद नहीं बनाएगी, छोटी मोटी अथॉरिटी को भी कुछ पावर होती है कानून बनाने के लिए, और अगर नगर पालिका ने ये कानून बनाया है, ठीक है, बनाया है ना, तो लागू भी होगा, और नहीं लागू होगा तो फाइन लगा देगी नगर पालिका, है ना, लोगों का ठेला उठा ली जाती है वगैरह वगैरह। इसका मतलब ऐसा प्राधिकरण जो आम जनता के लिए कानून बना सकता है या उन पर फाइन लगा सकता है, ठीक है, ओके। मान लो अब किसी के घर के सामने नगर पालिका ने क्या किया, बिना किसी कारण पूरे शहर का कचरा लाके डालने लगी, किसी एक व्यक्ति का भी कचरा लाके डालने लगी, तो उस व्यक्ति के जीवन, स्वस्थ जीवन के अधिकार को नगर पालिका ने बाधित किया, उसके फंडामेंटल राइट को। अब वो व्यक्ति चाहे तो नगर पालिका के विरुद्ध, नगर पालिका यहाँ किसको प्रेजेंट करती है, राज्य को। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य है। स्थानीय प्राधिकरण में आती है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट या 226 हाई कोर्ट में जा सकती है, जा सकती है, जो भी है, ठीक है। तो स्थानीय प्राधिकरण में परिभाषित है, इतना तो समझ में आ गया। नगर निगम, पंचायत, सुधार ट्रस्ट वगैरह। ना क्वेश्चन जो तुमसे पूछेगा अन्य प्राधिकरण क्या है, क्योंकि इसको कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है, सबसे व्यापक है, ये बहुत व्यापक शब्द है, इसमें किसी कुछ भी ऐड कर सकता है सरकार, है ना, और कुछ भी निकाल भी सकता है। मान लो सरकार ने कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई थी जिसने फंडामेंटल राइट का खूब उल्लंघन किया, जब व्यक्ति उस अथॉरिटी के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट, तो राज्य के खिलाफ, तो सरकार करिए हमने इसको बनाया ही नहीं था, ये अथॉरिटी हमारे अंदर आती नहीं है ना, कह सकता है ना, ठीक है। सबसे व्यापक और विवादास्पद शब्द है ऐसे निकाय जो सरकारी कार्य करते हैं, देखो, या गहरे राज्य नियंत्रण में हो, ये याद रखना, ठीक है। ओके, आ जाता है, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। सरकारी निकाय जो सरकारी काम करते हो, ठीक है, या सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हो, ठीक है, ओके। चलो ना, अन्य प्राधिकरण कहीं परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए कई सारे प्राधिकरणों को न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य प्राधिकरण की कोटि में रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर लल्लम का एंट्रेंस देने जा रहे हो तो वहां पूछ सकता है, ठीक है, केस के नाम के साथ बताओ ये अन्य प्राधिकरण राज्य में आएगा, ये वाला प्राधिकरण राज्य में आएगा कि नहीं। इसकी एक लंबी लिस्ट है, ये अलग से पढ़ लेना कहीं से, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस
शांताबाई 1954 का केस है। इस केस में सरकार ने इज्यूडियम जेनेरिस सिद्धांत अपनाया। ठीक है, तो ये सिद्धांत याद रखना किस केस में था? शांताबाई के केस में। ठीक है, अन्य प्राधिकरण का अर्थ सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के समान किसी निकाय से है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो अन्य प्राधिकरण है, देखो इसका अर्थ होगा कि सरकार की तरह या स्थानीय निकाय की तरह, उस स्थानीय प्राधिकरण की तरह कोई अन्य निकाय। तो स्थानीय प्राधिकरण या सरकार कौन है? जो कोई कानून लागू कर सकता है ना, इत्यादि। चलो, बहुत संकीर्ण सी बहुत हल्की सी व्याख्या थी ये, केवल वैधानिक, ठीक है, निकाय को ही इन्होंने जो विधिक निकाय है जिसका कानून बना के स्थापित किया गया है, उसी को इन्होंने अन्य प्राधिकरण माना था। चलो, और इसीलिए वहां यहाँ इस वाले केस में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल 1967 है, उसके बाद का केस है। इसमें ऊपर वाले सिद्धांत को, ठीक है, समाप्त कर दिया गया या वहां तक सीमित नहीं रहा गया, मतलब सिर्फ विधिक वैधानिक संस्था तक सीमित नहीं रहा गया कि जिसे कानून बना के स्थापित किया गया हो वही अन्य प्राधिकरण नहीं रहेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी वैधानिक प्राधिकरण जो बाध्यकारी नियम बना सके। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कोई भी प्राधिकरण जो बाध्यकारी नियम बना सके। बाध्यकारी नियम मतलब बंदूक की नोक पे नहीं, मतलब उसे वो राइट दिया गया हो कानून बनाने का। ठीक है, चलो, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, कुछ सुखदेव सिंह वर्सेस भगत सिंह। ठीक है, ओएनजीसी, एलआईसी, आईएफसी जैसे वैधानिक निगम राज्य हैं। तो इसमें जो ये एलआईसी है ना, ये वाला याद रखना कि किस केस में कहा गया था कि एलआईसी जो है अन्य प्राधिकरण है। तो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ठीक है, या एलआईसी राज्य है, अन्य प्राधिकरण मतलब राज्य। देखो, हम राज्य को ही पढ़ रहे हैं, राज्य के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। राज्य का ही प्रकार संसद था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, फिर विधानमंडल था, है ना, विधानसभा थी, फिर स्थानीय प्राधिकरण था, है ना। इसके अलावा अन्य प्राधिकारी डिफाइन नहीं था। जिस किसी चीज को डिफाइन नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट उसको राज्य बोल दे रहा है, तो किस कैटेगरी में राज्य बोल रहा है? संसद की कैटेगरी में तो बोलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विधान सभा या स्थानीय प्राधिकरण में भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है। तो अन्य प्राधिकरण या अन्य प्राधिकारी की कैटेगरी में वो राज्य है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को राज्य माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होते हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण जो है वो बाध्यकारी कानून बनाता है ना। कैसे उनका एयरपोर्ट कार्य करेगा, कैसे वहाँ कर्मचारी होंगे, कैसे आप कौन सा सामान लेकर जा सकते हो जहाज पे, कौन सा सामान लेकर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कानूनी बाध्यता है ना। चलो, अजय हाशिया। अजय हाशिया वर्सेस खलीद मुजीब में इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी टेस्ट स्थापित किया गया। ये टेस्ट है, ठीक है, राज्यों के लिए। एजेंसी मतलब टेस्ट, मतलब जो वो संस्था है जिसको हम राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, चलो। हाँ, एजेंसी टेस्ट क्या होता है कि क्या सरकार जो संस्था है जिसे हम राज्य की तरह देखना चाहते हैं, वह राज्य के लिए एज ए एजेंट काम कर रही है, राज्य के लिए एज ए एजेंट काम कर रही है। तो जब कोई एजेंट अपने मालिक के लिए एज ए एजेंट काम करता है और अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो हम उस मालिक के खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एजेंट भी किस में आ जाएगा? राज्य में आ जाएगा। ठीक है, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन
ऑफ केमिकल बायोलॉजी। यह निकाय आर्थिक, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के अधीन है तो वह राज्य है। ठीक है, यदि कोई निकाय है जो इकोनॉमिक रूप से, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कर रही है, ठीक है, या जिसका खर्चा वगैरह राज्य देख रही है, ठीक है, तो वो राज्य है। ठीक है, चलो देखो एजेंसी टेस्ट वाला ना, ये आ गया। सरकार का संपूर्ण शेयर पूंजी स्वामित्व। ओके, इतना तुम लोग को याद नहीं करना है और नहीं लिखना है एग्जाम में, जाने दो इसको, ठीक है। बट इसमें इस वाले केस में जो एजेंसी वाला टेस्ट था, इसमें से कुछ सर ने ये, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ कुछ पॉइंट बताए थे। इनमें से अगर कुछ भी पॉइंट किसी संस्था में है, ठीक है, तो वो संस्था राज्य में आएगी। बट तुमको एलबी के लिए याद नहीं करना, ठीक है। बस तुमको ये याद रखना है कि किस केस में एजेंसी टेस्ट दिया गया था, तो अजय हाशिया में, ठीक है। राज्य में शामिल निकाय, ठीक है, वैधानिक निगम जैसे LIC, ONC, NFC, तो LIC वाला याद रखना था, भगत सिंह ने, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में, ठीक है। सरकारी कंपनियां, सरकारी लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है, राज्य होंगी। वैधानिक विश्वविद्यालय, वैधानिक मतलब जो कानूनी रूप से विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी BHU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब संवैधानिक निकाय हैं, राज्य होंगे। नगर पालिका, पंचायत स्थानीय प्राधिकरण में आते हैं। अन्य वैधानिक बोर्ड, वैधानिक मतलब ला के द्वारा निर्धारित हैं, तो राज्य होंगे। अब राज्य में शामिल नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाएं राज्य में शामिल नहीं है, ठीक है। तो क्या कोई प्राइवेट संस्था हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते? तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, बट एज ए राज्य के विरुद्ध नहीं कर सकते। आर्टिकल 12 का यूज करके 32 और 226 में नहीं जा सकते। तो कहाँ जाएंगे हम टॉर्ट लॉ में जा सकते हैं, ठीक है, CPC में जा सकते हैं, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारा तरीका है। सहकारी समितियां जिन पर सरकारी प्रभुत्व न हो, सरकारी प्रभुत्व होगा तो जाहिर सी बात है राज्य में आ जाएंगी, सरकारी प्रभुत्व नहीं है, राज्य नहीं होंगी। स्वैच्छिक संगठन, खुद से कोई संगठन बनाया गया है जिस पर राज्य का न वित्तीय, न प्रशासनिक, न कार्यात्मक नियंत्रण है, वो राज्य नहीं होंगी। अब फंडामेंटल से राइट से राज्यों का क्या संबंध है, ठीक है। नागरिक बनाम राज्य, वर्टिकल अनुप्रयोग कैसे होता है, हमें केस करना होगा अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। कोई नागरिक है तो राज्य के खिलाफ केस करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अनुप्रयोग क्या होगा, कुछ मामलों में निजी निकाय भी यदि सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट संस्था है, सरकार ने उसे कुछ समय के लिए कोई सरकारी काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो जनगणना हो रही है तो जनगणना में ही लगा दिया कुछ समय के लिए, तो जितने टाइम के लिए वो सरकारी काम कर रहे हैं उतने टाइम के लिए वो राज्य हो जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36, हाँ ठीक है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से शुरू होता है और 35 पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब पार्ट 4 36 से शुरू होता है और 52 तक रहता है, ठीक है। तो जैसे ये 12 से स्टार्ट होता है तो पार्ट 3 के लिए राज्य की परिभाषा देता है, और आर्टिकल 12 में दी हुई राज्य की परिभाषा सिर्फ पार्ट 3 में लागू होती है, फंडामेंटल राइट में लागू होती है। उसी प्रकार आर्टिकल 36 में फिर से राज्य को परिभाषित किया गया है, सेम परिभाषा है लगभग, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पार्ट 4 के लिए है। अर्थात पार्ट 4 भाग 4 में क्या है, DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा है वो सिर्फ इनके लिए लागू होगी। ऐसा अलग से परिभाषा क्यों दिया गया है, वो इसलिए कि अगर राज्य DPSP का उल्लंघन करती है तो इसमें राज्य को अलग से परिभाषित किया गया है, तो ये अलग से हो, देखो ये अलग से राज्यों के, तो है सेम परिभाषा, बट हम यहाँ पे राज्य के खिलाफ केस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे राज्य की स्थिति अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट लागू करना यहाँ पर राज्य पर बाध्यकारी है, ठीक है, और DPSP बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। वो हम देखेंगे आर्टिकल 36 में, समझ में आएगा तुमको। भाग 3 मौलिक अधिकार के लिए राज्य है, और भाग 4 में आर्टिकल 36
डीपीएसपी के राज्य को परिभाषित करता है। चलो, जो केस हमने ऊपर देखा उसी का शॉर्ट में है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आलोचना देख लेते हैं थोड़ी सी। सभी निकायों की स्पष्ट सूची नहीं दी गई है, तो स्पेशली अन्य प्राधिकरण की। ठीक है। हाइब्रिड संगठनों पर परीक्षण लागू करने में कठिनाई होती है। हाइब्रिड संगठन मतलब जो प्राइवेट भी हैं, कुछ कुछ सरकारी काम भी करते हैं, उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकती है कि वो राज्य हैं कि नहीं। अधिक समावेशन से निजी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निजीकरण, प्राइवेट निजीकरण के दौर में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। फिर से प्राधिकरण को परिभाषित करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष आ गया। ठीक है। निष्कर्ष में कंक्लूजन में क्या लिखना है ये हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। मैं फिर से बोल रही हूँ जो तुम्हारे सीनियर्स को बोला है आज तक। एक शॉर्ट इससे जो तुमने ऊपर से अभी तक समझा है, एलएलबी के लिए बोल रहे हैं, जो भी तुमने पूरे पॉइंट में समझा है, चाहे इंपॉर्टेंस में चाहे निगेटिव वे में, उसको तुम अपने कंक्लूजन में जरूर लिखो। ठीक है। ओके। टॉपिक से, इस टॉपिक से, ठीक है, चाहो तो ये वाला पढ़ लेना ना। उसके बाद हमने शॉर्ट मैपिंग की हुई है। ठीक है। आर्टिकल 12 के बारे में वन डे रिवीजन के लिए। ठीक है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण आएंगे। स्थानीय प्राधिकरण के एग्जाम्पल में ये देखो दे लिया है। अन्य प्राधिकरण आएंगे, इसके एग्जाम्पल ये दे दिए है। ठीक है। ओके। फिर न्यायालय परीक्षण कर रहा है अन्य प्राधिकरण की, क्योंकि क्वेश्चन में अन्य प्राधिकरण ही पूछा जाएगा। तो शांताबाई केस में जो रूल लागू हुआ था जूसडेम जनरिस का, जहाँ पर अन्य प्राधिकरण को बहुत संकीर्ण परिभाषित किया गया था। उसके बाद मोहनलाल केस में इसको व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। ठीक है। फिर आर.डी. शेट्टी का केस आया, अजय हाशिया का, प्रदीप कुमार विश्वास का। एक केस इसमें फिर नहीं दिख रहा, सुखदेव सिंह वाला, वो जरूर लिख देना, एलआईसी वाला। ठीक है। कौन सी संस्थाएं राज्य नहीं है और क्या उद्देश्य है आर्टिकल 12 का, राज्य को परिभाषित करने का। ठीक है, एक सेकंड को ये आएगा कंक्लूजन। तो 1 2 3 4 बार नोट्स पढ़े रहोगे, फिर कंक्लूजन लिख देना। नीचे इसके इंग्लिश वाला नोट्स है। वाह, मेरी ई भी बहुत अच्छी जा रही है। इंग्लिश वाला नोट्स है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम कॉन्सेप्ट सेम नोट्स है। ठीक है। पीपीटी मैंने नहीं बनाया, पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। मोस्टली मुझे बेयर एक्ट पर वो फोकस करना है, क्योंकि मैं सोचती हूँ तुम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का या हर ला का कॉन्सेप्ट आना चाहिए एज ए लास्ट ट्रेंड। ठीक। चलो, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। फिर हम लोग दूसरी क्लास लेंगे। कब? कल। कल लेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। अगले मंडे से हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैंने देखा। ठीक है। बट आर्टिकल 13 अगर नहीं आएगा तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट पढ़ा लेंगे, कोई फायदा नहीं। आर्टिकल 13 अपने आप में पूरा एक दिन लेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं और हम सब पढ़ाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, और तो थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करो। ओके, चलो बाय बाय। कुछ पूछना है? स्टॉप।